Our next topic is factors affecting compaction. कहने का मतलब यह है कि जब आप सॉइल का कॉम्पैक्शन करोगे तो उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। अफेक्ट करने का मतलब है कि कॉम्पैक्शन के अंदर जो वॉइड रेशियो आपका डिक्रीज कर रहा है, ड्राई यूनिट वेट आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो ये ई कितने अमाउंट से डिक्रीज हो सकता है, गामा डी कितने अमाउंट से इंक्रीज हो सकता है। इन दोनों का जो डिक्रीज और इंक्रीज है वो किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अपने को पता है कि जो अपने पास में सॉइल होती है, एक तो होती है कोर्स ग्रेन सॉइल और एक मेरे पास में क्या होती है, फाइन ग्रेन सॉइल। एक तो क्या होता है कोर्स ग्रेन सॉइल और दूसरा क्या होता है फाइन ग्रेन सॉइल। अब आपको ये पहले से पता है कि जो आपके पास में कोर्स ग्रेन सॉइल होता है उसके अंदर वॉइड्स का नेचर होता है डिफरेंट, और फाइन ग्रेन सॉइल में वॉइड्स का नेचर क्या होता है, डिफरेंट। जब वॉइड्स का नेचर डिफरेंट होगा तो उन वॉइड्स को रिमूव करने के लिए, मतलब जो वॉइड्स में एयर प्रेजेंट है उसको रिमूव करने के लिए अपने को डिफरेंट डिफरेंट डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन को देना पड़ेगा। क्योंकि अपने को पहले से पता है कि जो फाइन ग्रेन सॉइल का जो वॉइड रेशियो होता है वो वॉइड रेशियो ज्यादा होता है किससे, कोर्स ग्रेन सॉइल से। किससे ज्यादा होता है, कोर्स ग्रेन सॉइल से ज्यादा होता है। तो वॉइड रेशियो ज्यादा है तो अमाउंट ऑफ एयर भी ज्यादा होगा, अमाउंट ऑफ एयर भी ज्यादा होगा तो उसको रिमूव करने के लिए एनर्जी भी आपको क्या लगेगी, डिफरेंट लगेगी। तो फर्स्ट आपका अफेक्टिंग फैक्टर कौन सा आ गया, टाइप ऑफ सॉइल। टाइप ऑफ सॉइल, ठीक। उसके बाद में आपका जो सॉइल है उस सॉइल में से कितना एयर रिमूव होगा, वो एयर रिमूवल आपका डिपेंड करेगा, वो एयर रिमूवल आपका डिपेंड करेगा कि आपकी जो सॉइल है उस पे आप कितना कॉम्पैक्शन कर रहे हो, कितना एनर्जी का कॉम्पैक्शन कर रहे हो। यदि आप ज्यादा एनर्जी दोगे तो डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन ज्यादा होगा, और कम एनर्जी दोगे तो डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन क्या होगा, आपके पास में कम देखने को मिलेगा। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई। अब देखो अपन ने जो कल टेस्ट देखे थे, एक टेस्ट था स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट और एक टेस्ट अपन ने देखा था मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। कौन सा देखा था, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, ठीक है। अब अपने को पता है कि जो मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में जो अपन एनर्जी इंपार्टेड करते हैं मॉडिफाइड के अंदर, वो आपका एनर्जी इंपार्टेड स्टैंडर्ड का कितना होता है, 4.55 टाइम्स होता है। कितना होता है, 4.55 टाइम्स होता है। तो इससे आपको यह सीखने को मिलता है कि जो आपका कॉम्पैक्शन है वो डिपेंड करता है एनर्जी इंपार्टेड पे, ठीक है। एनर्जी इंपार्टेड का मतलब होता है कॉम्पैक्टिव एफर्ट, कि आप कितना एफर्ट लगा रहे हो सॉइल को कॉम्पैक्ट करने के लिए। तो देखो मेरे पास में दूसरा फैक्टर्स कौन सा आ जाएगा, दूसरा फैक्टर्स मेरे पास में आ जाएगा कॉम्पैक्टिव एफर्ट। आप कितने डिग्री से उसको कॉम्पैक्ट कर, ठीक है। तीसरा फैक्टर्स आपके पास में क्या आ जाएगा, मेथड्स ऑफ कॉम्पैक्शन। मेथड्स ऑफ कॉम्पैक्शन। अब दोस्त मेथड्स ऑफ कॉम्पैक्शन में अपन क्या देखने वाले हैं, तो मेथड्स ऑफ कॉम्पैक्शन के अंदर देखो अपन क्या देखने वाले हैं कि अपने पास में जो प्रैक्टिकली, जैसे न्यूमेरिकली तो अपन ने जो देखा है लैब के अंदर, ठीक है, कि मतलब कैसे क्या अपन लेबोरेटरी के अंदर करते हैं, लेकिन जब अपन ग्राउंड के अंदर कॉम्पैक्शन को परफॉर्म करेंगे तो वहां पर अपन क्या करते हैं, जनरली यूज करते हैं या तो रोलर का, किसका यूज करते हैं, रोलर का, या फिर किसका यूज करते हैं, रैमर का। रैमर को अपन हैमर भी बोल देते हैं, या फिर अपन किसका यूज करते हैं, वाइब्रेटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वाइब्रेटर का यूज, ठीक है। तो इन तीनों में से जिस तरीके का आप
जिस तरीके का आप इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, वाटर कंटेंट के ऊपर, कि आपको जो डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन मिलने वाला है वो आपका किस पे डिपेंड करेगा, वाटर कंटेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। वाटर कंटेंट के ऊपर क्यों डिपेंड करेगा, वाटर कंटेंट के ऊपर इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि अपन जब वाटर कंटेंट और ड्राई यूनिट वेट के बीच में कर्व बनाते हैं तो उसके अंदर अपन देखते हैं कि इनिशियली OMC तक जब तक अपन वाटर कंटेंट बढ़ाते हैं तो आपका ड्राई डेंसिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन OMC के बाद यदि आप वाटर कंटेंट बढ़ाते हो तो आपका ड्राई डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब यदि आप ड्राई साइड से आप कॉम्पैक्शन कर रहे हो तो हो सकता है कि वाटर कंटेंट बढ़ाने पे आपका ड्राई डेंसिटी इंक्रीज हो, और यदि आप वेट साइड के वाटर कंटेंट के साथ में कॉम्पैक्शन करोगे तो वाटर कंटेंट बढ़ाने के साथ में आपका जो डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन है वो डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई थिंक यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे देखो अपन ने देख लिया सबसे पहला फैक्टर्स कौन सा होगा, वाटर कंटेंट, कि आप वेट साइड का यूज कर रहे हो या फिर ड्राई साइड का यूज कर रहे हो, वेट साइड ऑफ OMC, या फिर आप कहां का यूज कर रहे हो, ड्राई साइड ऑफ OMC यूज कर रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आ गया, अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन एफर्ट, मतलब डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन। आप कितने अमाउंट का वहां पर क्या अप्लाई कर रहे हो, कॉम्पैक्शन अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। नेक्स्ट आपका टाइप ऑफ सॉइल, वही कोहेजन लेस है या कोहेजिव है, उस तरीके से। नेक्स्ट आपका आता है टाइप ऑफ कॉम्पैक्टिंग एफर्ट, कि आपके कौन से नेचर का वहां पे कॉम्पैक्टिंग एफर्ट अप्लाई करना चाहते हो, मतलब रोलर यूज कर रहे हो, वाइब्रेटर यूज कर रहे हो, रैमर यूज कर रहे हो, किसका आप लोग यूज कर रहे हो, इन पे आपका क्या होता है कि डिग्री ऑफ जो कॉम्पैक्शन है वो डिपेंड करता है। अब देखो फर्स्ट आपका कौन सा आ गया, वाटर कंटेंट। इसी वाटर कंटेंट को अपन क्या बोलते हैं, मॉइस्चर कंटेंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जो वाटर कंटेंट का इफेक्ट आता है किस पे, कॉम्पैक्शन के ऊपर, उसको अपन टोटल दो थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा है, इफेक्ट ऑफ अ मॉइस्चर कंटेंट इज एक्सप्लेन बाय टू थ्योरीज, एक्सप्लेन बाय टू थ्योरीज। वो दो थ्योरी कौन कौन सी है, सबसे पहली थ्योरी है लुब्रिकेंट थ्योरी, लुब्रिकेंट थ्योरी। ठीक है, और दूसरी आपके पास में जो थ्योरी आती है उसका नाम है लंबेस थ्योरी, लंबे थ्योरी। ठीक, इन दोनों थ्योरी से अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ड्राई साइड में इफेक्ट क्या रहेगा, वेट साइड में इफेक्ट क्या रहेगा, और जो इनिशियली आपका डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है वो डिक्रीज क्यों हो रहा है, और फर्दर आपका डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है वो डिक्रीज किस वजह से हो रहा है। कि इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इज एक्सप्लेन बाय टू थ्योरीज, और फर्स्ट नंबर थ्योरी आपकी कौन सी है, लुब्रिकेंट थ्योरी। सेकेंड नंबर थ्योरी आपकी कौन सी है, लंबे थ्योरी। कौन सी थ्योरी आपके पास में, लंबे थ्योरी है। सबसे पहली आपकी आती है लुब्रिकेंट थ्योरी। ठीक है, अब देखो लुब्रिकेंट थ्योरी आपकी क्या बोलती है कि इनिशियली जो आपका सॉइल मास होगा उस सॉइल मास में कौन प्रेजेंट रहेगा, सॉलिड भी प्रेजेंट रहेगा, वाटर भी प्रेजेंट रहेगा, एयर भी प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब लुब्रिकेंट थ्योरी आपकी क्या बोलती है कि आप जब इनिशियली सॉइल के अंदर वाटर को ऐड करोगे, सॉइल के अंदर आप जब वाटर को ऐड करते हो तो वहां पे जो ये वाटर है वो वाटर काम करता है एज अ लुब्रिकेंट। किसकी तरह काम करता है, एज अ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का मतलब क्या हो गया कि ये पार्टिकल्स के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको कम करेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, पार्टिकल्स रीअरेंज होंगे, और पार्टिकल रीअरेंज हो जाने के कारण उनकी क्या हो जाएगी, पैकिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैकिंग। कहने का मतलब है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो पास पास आ जाएंगे। ठीक है, उस वजह से इनिशियली वाटर ऐड करने के कारण आपका जो ड्राई डेंसिटी है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ड्राई डेंसिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन धीरे धीरे
धीरे धीरे जब आप और भी ज्यादा पानी मिला देते हो, तो और ज्यादा पानी मिलाने के बाद में जो आपका वाटर है वो सॉइल को लिक्विड फेज में लाने की ट्राई करता है। मतलब वो उसको क्या बना देता है, थोड़ा सा और सॉफ्ट बना देता है। क्या बना देता है, सॉफ्ट। और उस सॉफ्टनेस की वजह से जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर जाने लगते हैं, दूर दूर जाने लगते हैं। इस वजह से वापस से आपकी जो ड्राई डेंसिटी होती है वो ड्राई डेंसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन किसने दिया है, लुब्रिकेंट थ्योरी ने दिया है। तो देखो यहां पे ऐसे क्या लिखा है, एट लोअर मॉइस्चर कंटेंट सॉइल इज स्टिफ एंड ऑफर मोर रेजिस्टेंस टू कॉम्पैक्शन। स्टिफ का मतलब होता है दृढ़, दृढ़ मतलब थोड़ा सा सॉलिड, ठीक है। तो लोअर मॉइस्चर कंटेंट, कम होगा ना पानी तो दृढ़ रहेगी। तो वो क्या करेगी, जब आप कॉम्पैक्शन करोगे ना तो उसको ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगी। रेजिस्टेंस ऑफर करने का मतलब है कि वहां पर पार्टिकल्स की पैकिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग लिखिए, द एडेड मॉइस्चर एक्ट एज अ लुब्रिकेंट। जो एडेड मॉइस्चर है वो किसकी तरह काम करता है, लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। एंड द सॉइल पार्टिकल कैन इजीली मूव। अब देखो पहले रेजिस्टेंस ज्यादा आ रहा था, जैसे ही आपने पानी मिलाया तो पानी मिलाने के बाद में क्या हो गया, पानी ने लुब्रिकेंट की तरह काम किया। तो जो बीच में जो ये रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो रहा था पहले, वो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। और कम हो जाने की वजह से पार्टिकल इजीली क्या करेंगे, मूव करेंगे एंड बिकम इजीली पैक्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी। जैसे ही आप उसके ऊपर कुछ मैकेनिकल लोडिंग अप्लाई करोगे तो वो पार्टिकल के बीच में अब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो पार्टिकल की पैकिंग हो जाएगी और इसी प्रोसेस में आपका एयर का रिमूवल हो जाएगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्शन बोलते हैं। ये कब हो रहा है, जब मैं इनिशियली वाटर को इंक्रीज कर रहा हूं तब, ठीक है। फिर क्या लिखा है, बट द इफेक्ट ऑफ लुब्रिकेंट इज बेनिफिशियली इज कंप्लीटेड अप टू OMC। अब जो ये पार्टिकल वाटर लुब्रिकेंट कर रहा था सॉइल को, जिससे धीरे धीरे क्या हो रही थी, सॉइल की पैकिंग बढ़ रही थी, ये प्रोसेस आपका कब तक बेनिफिशियल रहता है, जब तक आपका वाटर कंटेंट OMC तक नहीं पहुंच जाए। मतलब जो W हो वो वाटर कंटेंट लेस देन इक्वल टू OMC हो, तभी आपका ये वाला स्टेटमेंट क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, जो अपन ने स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ा, ठीक है। फिर क्या लिखा है, बियॉन्ड द OMC वाटर स्टार्ट ऑक्यूपाई द स्पेस ऑफ विच वुड हैव बीन ऑक्यूपाइड बाय सॉइल सॉलिड एंड हेंस ड्राई डेंसिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग। अब होता क्या है कि पहले मान लो ये मेरे पास में जो सॉलिड्स थे ना, वो सॉलिड्स कुछ ऐसे दूर दूर थे, ये इस तरीके से थे, दूर दूर थे। अब जैसे ही आपने इस सॉइल का कॉम्पैक्शन किया तो कॉम्पैक्शन करने के बाद में एयर बाहर चली गई और पार्टिकल्स क्या आ गए, पास पास आ गए, ड्यू टू लुब्रिकेशन पार्टिकल्स क्या आ गए, पास पास आ गए। अब आप इसके अंदर फर्दर, ये कब की कंडीशन है, OMC तक की कंडीशन है, जहां पर आपका ड्राई डेंसिटी क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। अब जैसे ही आप क्या करते हो, इसके अंदर और पानी ऐड करते हो, तो अभी जो स्पेस सॉलिड ने ले रखा है, इस सॉलिड के स्पेस पे कौन आ जाता है, वाटर। सॉलिड के स्पेस पे कौन आ जाता है, वाटर। तो सॉलिड क्या होते हैं, फिर से दूर दूर होने लगते हैं, सॉलिड क्या होते हैं, फिर से दूर दूर, और इनके बीच में कौन आ जाता है, पानी, जिससे आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या होता है, फिर से इंक्रीज करना चालू होता है। और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स फिर से इंक्रीज करेगा तो जो सॉइल का ड्राई डेंसिटी है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, बिकॉज ऑफ वाटर स्टार्ट ऑक्यूपाइंग द स्पेस ऑफ विच कुड हैव बी ऑक्यूपाइड बाय सॉइल सॉलिड। जो सॉलिड ने स्पेस ले रखा है उसको अब कौन ऑक्यूपाई करना स्टार्ट करेगा, वाटर। आगे बात समझ में कि नहीं आगे। ये थी आपकी कौन सी थ्योरी, लुब्रिकेंट थ्योरी। अब नेक्स्ट थ्योरी आती है लाम्बेस थ्योरी। अब लाम्बेस थ्योरी है वो डिपेंड करती है डबल डिफ्यूज लेयर पे। किस पे डिपेंड करती है, डबल डिफ्यूज लेयर। अब ये डबल डिफ्यूज लेयर बनती कैसे, तो अपने पास में जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, उन सॉलिड पार्टिकल्स के ऊपर जो आपका वाटर होता है वो वाटर लेयर फॉर्म के अंदर चिपका हुआ रहता है, एड्सॉर्ब्ड रहता है। कैसा रहता है, एड्सॉर्ब्ड रहता है।
और इसके यहां पर दो लेयर्स बन रखी होती है, ये होती है लेयर नंबर 1 और इस लेयर नंबर 1 के ऊपर एक और लेयर बनी होती है जिसको अपन बोलते हैं लेयर नंबर 2। ऐसे आपकी क्या बन रखी होती है, लेयर्स बन रखी होती है सॉलिड पार्टिकल्स के ऊपर। अब आपको पता है कि जो वाटर है, वाटर कैसा मटेरियल है, पोलर की नॉन पोलर? तो आप बोलोगे सर वाटर है पोलर। वाटर कैसा है, पोलर। वाटर कैसा है, पोलर। ठीक है, पोलर होने का मतलब है कि इसके पास में क्या होगा, H+ और OH- होगा। ठीक है, अभी आपको जैसा एक सॉलिड का पार्टिकल दिख रहा है वैसा का वैसा आपका सॉलिड का दूसरा पार्टिकल भी तो होगा। ये दूसरा पार्टिकल बना लिया, इसके पास भी क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, इसके पास में भी क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। और यहां पे भी वाटर की कितनी लेयर है, 2 लेयर है। कितनी लेयर है, 2 लेयर है। अब आप पूछोगे कि सर ये लेयर बनती किससे, तो ये दोस्त लेयर बनती है फिल्म वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर की। 2 वाटर के टाइप्स होते हैं, एक आपका वाटर का टाइप होता है फिल्म वाटर। कौन सा होता है, फिल्म वाटर। और दूसरा आपका क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है। और ये दोनों वाटर आपके सॉलिड सरफेस पे चिपके हुए रहते हैं, सॉलिड सरफेस पे एड्सॉर्ब्ड रहते हैं। AB नहीं, AD, एड्सॉर्ब्ड रहेंगे। ठीक है, अब होता क्या है कि यहां पर जैसे अपन देखते हैं ना 2 कंडीशन, एक तो ड्राई साइड, एक आपकी वेट साइड। ठीक है, अब देखो ड्राई साइड में जो सॉइल का स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर फ्लक्यूलेटेड होता है। कैसा होता है, फ्लक्यूलेंट होता है। ठीक है, और जब अपन वेट साइड में चले जाते हैं तो सॉइल का स्ट्रक्चर हो जाता है डिस्पर्स्ड। कैसा हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में अपन यदि वॉइड रेशियो में कंपेयर करें, किसमें कंपेयर करें, वॉइड रेशियो के अंदर, तो जो आपका फ्लक्यूलेंट स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर वॉइड रेशियो होता है ज्यादा, और डिस्पर्स के अंदर वॉइड रेशियो क्या होता है, लेस होता है। डिस्पर्स के अंदर वॉइड रेशियो क्या होता है, लेस होता है। ठीक, अब होता क्या है कि इनिशियली जो ये आपके पास में वाटर एड्सॉर्ब्ड है ना, ये वाटर क्या करता है, दोनों पार्टिकल के बीच में एक सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है, सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स को जनरेट करता है। ठीक है, तो इनिशियली क्या होता है कि पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन चालू होता है। क्या चालू होता है, अट्रैक्शन। वाटर का अमाउंट कम होता है तो कम वाटर के अमाउंट पे अट्रैक्शन चालू होता है। अट्रैक्शन की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कौन सा, जो सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स, और कौन से नेचर का, अट्रैक्शन नेचर का। उसकी वजह से जो मेरा स्ट्रक्चर बनता है वो फ्लक्यूलेंट स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, अब फ्लक्यूलेंट स्ट्रक्चर के अंदर वॉइड रेशियो क्या रहता है, ज्यादा। वॉइड रेशियो ज्यादा रहेगा तो ड्राई डेंसिटी क्या रहेगी, कम। क्या रहेगा, ड्राई डेंसिटी कम रहेगा। उसके बाद में देखो, उसके बाद में अपन क्या करते हैं कि ये आपके पास में जो सॉइल है इसके अंदर आप और पानी मिलाते हो, तो पानी मिलाने के साथ साथ में क्या होता है कि ये आपकी जो डबल डिफ्यूज लेयर है ना, इसकी थिकनेस बढ़ती है। ये जो लेयर की थिकनेस दिख रही है ना, इसकी थिकनेस धीरे धीरे क्या होती है, इंक्रीज होती है। इंक्रीज होने के साथ ही अभी जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका चेंज हो जाता है फोर्स ऑफ रिपल्सन में। किसमें चेंज हो जाता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन में। ठीक है, और रिपल्सिव फोर्स के कारण जो आपका स्ट्रक्चर जनरेट होता है वो स्ट्रक्चर होता है डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर। और डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर के अंदर वॉइड रेशियो क्या होता है, कम। अब पहले वॉइड रेशियो था ज्यादा, अब वॉइड रेशियो हो गया कम, मतलब E की वैल्यू क्या हुई, कम। और अपन यही तो चाहते हैं कि कॉम्पैक्शन होने के साथ साथ E कम होना चाहिए और आपका ड्राई डेंसिटी, ड्राई यूनिट वेट क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक है, तो ये तो कब होगा, इनिशियल फेज में देखने को मिलेगा, जब आप वाटर को कहां तक बढ़ाओगे, OMC तक बढ़ाओगे। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होता है कि जब आप ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करते हो तो धीरे धीरे क्या होती है, जो डबल डिफ्यूज लेयर बनी होती है ना, ये ब्रेक होना चालू हो जाती है।
ठीक है। जैसे ये डबल डिफ्यूज लेयर ब्रेक होना चालू होती है तो उस समय पर क्या होता है, फिर से आपका वॉइड रेशियो इंक्रीज होना चालू होता है। क्या होना चालू होता है, इंक्रीज। और वॉइड रेशियो इंक्रीज होने के साथ साथ आपका जो ड्राई यूनिट वेट है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ड्राई यूनिट वेट आपका क्या होता है, डिक्रीज। तो ये देखो, फर्दर इंक्रीज इन वाटर कंटेंट, वॉइड रेशियो इंक्रीजेज बिकॉज ड्राई डेंसिटी वाज डिक्रीजेज। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन किसका है, लैम्बेस थ्योरी का। ठीक है, तो कौन कौन से वाटर होता है, फिल्म वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है। आगे बात समझ में नहीं आ रही। अब देखो इसके अंदर क्या लिखा है, एट लोअर मॉइस्चर कंटेंट थिकनेस ऑफ डबल लेयर इज लेस। जब पानी का अमाउंट कम होता है ना, तो डबल लेयर की जो थिकनेस होती है वो क्या होती है, कम होती है, क्योंकि पानी कम होगा तो अमाउंट ऑफ वाटर कम होगा तो सरफेस पे कम ही तो पानी चिपक पाएगा। हेंस नेट फोर्स इज अट्रैक्टिव। कम होने की वजह से जो H+ और OH- के बीच में अट्रैक्शन रिपल्सन होने वाला है वो क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा रिपल्सन, इसलिए अट्रैक्शन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। नेट फोर्स कौन सा आ जाता है, अट्रैक्टिव आ जाता है। एंड देयरफॉर सॉइल स्ट्रक्चर इज फ्लक्यूलेंट। उस समय जो आपका सॉइल स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है, फ्लक्यूलेंट होता है, हैविंग हाई वॉइड रेशियो। और फ्लक्यूलेंट जो स्ट्रक्चर का जो वॉइड रेशियो होता है वो कैसा होता है, हाइयर रहता है, ज्यादा होता है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, एज द वाटर कंटेंट इंक्रीजेज। जब आप धीरे धीरे वाटर कंटेंट को क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, द थिकनेस ऑफ डबल लेयर स्टार्ट इंक्रीजिंग। अब पानी बढ़ाओगे ना तो पानी जाएगा कहां पे, सरफेस पे तो आके चिपकेगा। ठीक है, कुछ तो फ्री वाटर होगा वो तो चला जाएगा, लेकिन जो फिल्म वाटर है और हाइग्रोस्कोपिक वाटर वो धीरे धीरे सरफेस पे आके चिपकना चालू होगा। जैसे ही वो सरफेस पे आके चिपकना चालू होगा, वहां पे जो ये डबल लेयर बनी हुई थी इसकी जो थिकनेस है वो क्या करने लगेगी, इंक्रीज होना चालू हो जाएगी। एंड रिपल्सिव फोर्स स्टार्ट डोमिनेटिंग। अब थिकनेस बढ़ेगी ना तो H+ और OH- आयंस की क्या होगी, कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगी, जिससे जो आपका पहले था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो अब किस में चेंज हो जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हेंस द स्ट्रक्चर स्लोली प्रोग्रेस टूवर्ड्स डिस्पर्ज। और जो फोर्स ऑफ रिपल्सिव के कारण, रिपल्सिव फोर्स के कारण जो स्ट्रक्चर बनता है वो कौन सा होता है, डिस्पर्ज स्ट्रक्चर। तो धीरे धीरे जो फ्लक्यूलेंट स्ट्रक्चर था वो किसके अंदर चेंज हो जाता है, डिस्पर्ज स्ट्रक्चर के अंदर। फ्रॉम लीडिंग टू रिड्यूसिंग द वॉइड ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी। जिससे क्या होता है, जैसे ही आप उसके ऊपर एनर्जी अप्लाई करते हो आपका जो वॉइड रेशियो है या वॉइड्स है उनमें क्या देखने को मिलता है, रिडक्शन देखने को मिलता है, कमी देखने को मिलती है। ठीक है, और वॉइड्स में कमी होगी तो देखो गामा डी का फॉर्मूला क्या होता है, G गामा W/1 + E। जैसे ही आपके वॉइड रेशियो में कमी आएगी ड्राई यूनिट वेट आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पे अपन ने क्या लिख दिया, गामा डी इंक्रीजेस। ठीक, बट डबल लेयर डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड एट OMC। अब जो ये डबल लेयर बन रही थी ना अभी यहाँ पे, जो मैंने अभी आपको दिखाई थी 2 लेयर्स की फॉर्म में ऐसे, ये डबल लेयर कहां तक बनती है, OMC तक बनती है। अब OMC तक डबल लेयर बनेगी तो आपका रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, और बढ़ेगा। रिपल्सिव फोर्स और बढ़ेगा तो डिस्पर्स नेचर इंक्रीज होगा। डिस्पर्स नेचर इंक्रीज होगा तो रिडक्शन इन वॉइड्स होगा कंटिन्यूअसली। ये प्रोसेस कहां तक होगा, OMC तक होगा, जिससे आपका गामा डी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अभी तक इस स्लाइड के अंदर अपन ने जो भी बातें पढ़ी है ये बातें कहां तक की है, लोअर वाटर कंटेंट से लेके OMC तक की है। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या लिखा है, देखो नेक्स्ट में लिखा है, हेंस व्हेन वाटर इज एडेड बियॉन्ड OMC इट्स स्टार्ट ऑक्यूपाइंग द स्पेस विच कुड हैव बीन ऑक्यूपाइड बाय सॉइल सॉलिड। फिर देखो OMC के बाद में फिर से वही कंडीशन आती है आपकी कि OMC के बाद में यदि आप पानी मिलाते हो ना, अब वो पानी कहां पे जाना चालू करता है, जहां पर पहले सॉलिड प्रेजेंट था। अब सॉलिड प्रेजेंट है, वहां पर पानी जाएगा तो धीरे धीरे वॉल्यूम क्या होगा, सॉइल का इंक्रीज होगा, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इंक्रीज होंगे। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इंक्रीज होंगे तो वॉइड रेशियो क्या होगा, इंक्रीज होगा। विच कुड हैव बीन ऑक्यूपाइड बाई सॉइल सॉलिड, हेंस गामा डी डिक्रीजेस। और
जो आपका सॉलिड है उसकी स्पेस की जगह वाटर आने की वजह से आपका गामा डी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आगे बात समझ में नहीं? तो ये आपको ध्यान में रखना है, वाटर कंटेंट का क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा कॉम्पैक्शन के ऊपर। दूसरा आपका आता है इफेक्ट डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन। क्या इफेक्ट आता है? डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन देखने को मिलता है। अब देखो डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन के अंदर देखो आप क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन के अंदर। तो आपको पता है कि यदि आप सॉइल को ज्यादा कॉम्पैक्शन दोगे, आप क्या करो, 3 सेम नेचर की सॉइल ले लो, फर्स्ट सैंपल, सेकंड सैंपल और थर्ड सैंपल। तीनों मान लो आइडेंटिकल क्ले है, एक ही तरह की क्ले ले ली मैंने। अब इसके ऊपर तो आप लगाओ 5 नंबर ऑफ ब्लोज, मतलब 5 बार हैमर को गिराओ। दूसरी वाली क्ले पे आप 10 बार हैमर को गिराओ और तीसरी वाली क्ले पे आप 15 बार हैमर को गिराओ। 5 बार, 10 बार, 15 बार। अब आपको भी पता है कि जिस क्ले के ऊपर ज्यादा बार अपन हैमर को गिराएंगे उस क्ले के अंदर कॉम्पैक्शन भी ज्यादा होगा, क्योंकि वहां से एयर का रिमूवल क्या होगा, ज्यादा, और एयर का रिमूवल ज्यादा होगा तो वॉइड रेशियो भी ज्यादा डिक्रीज होगा। तो गामा डी भी आपको क्या मिलेगा, गामा डी भी आपको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। आगे बात समझ में नहीं? तो देखो इनको कैसे रिलेट करते हैं कि यदि मेरे पास में मान लीजिए 3 सॉइल है और उन 3 सॉइल पे मैंने मान लो आपको अलग अलग कॉम्पैक्टिव एफर्ट दिया, तो होता क्या है कि जिस सॉइल के ऊपर मैंने ज्यादा कॉम्पैक्टिव एफर्ट दे रखा है, उस सॉइल का जो ड्राई डेंसिटी होगा वो भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो इसको मैं लिख देता हूं रो D1, रो DM1 लिख देता हूं मैक्स 1, और इसको मैं लिख देता हूं रो D मैक्स 2, और इसको मैं क्या लिख देता हूं, रो D मैक्स 3। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूं OMC1 कि फर्स्ट वाली जो सॉइल है उसका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कितना होने वाला है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं OMC1, नेक्स्ट मैं लिख देता हूं इधर OMC2, और इधर मैं यहां पर लिख देता हूं OMC3। ठीक है, अब देखो इसको मान लीजिए ग्राफ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, अब देखो जैसे ही आप 3 से 1 तक जा रहे हो, तो 3 से 1 तक जाने के अंदर आपका डेंसिटी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? आप कहोगे साहब डेंसिटी बढ़ रहा है। इसका मतलब आपका कॉम्पैक्टिव एफर्ट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इधर मैं लिख देता हूं इंक्रीज इन कॉम्पैक्टिव एफर्ट, या फिर लिख देता हूं इंक्रीज इन कॉम्पैक्शन एनर्जी। आगे बात समझ में कि नहीं? तो ये आपको डायग्राम्स देखने को मिलते हैं, और यहां पे ऑन सेम सॉइल वही होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप सॉइल को भी चेंज कर दो और डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन को भी चेंज कर दो, तो आप दोनों के बीच में कंपेयर नहीं कर पाओगे। सॉइल या एनर्जी, इन दोनों में से एक को आपको क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। आगे बात समझ में कि नहीं? तो यहां से देखो आपको रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, यहां से अपने को रिजल्ट देखने को मिलता है कि यदि आप लोग एनर्जी रखोगे ज्यादा, एनर्जी क्या रखोगे, ज्यादा, ठीक है, एनर्जी ज्यादा रखोगे तो आपको जो ड्राई डेंसिटी मिलने वाली है, कौन सी वाली, मैक्सिमम वाली, वो भी क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। और देखो जैसे 3 से 1 की तरफ आ रहे हो ना, तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट देखो डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज। मतलब यदि आपका जो पहले काम ज्यादा वाटर कंटेंट पर हो रहा था, जो पहले काम आपका ज्यादा वाटर कंटेंट पे हो रहा था, उससे भी अच्छा कॉम्पैक्शन, जितना कॉम्पैक्शन ज्यादा वाटर कंटेंट पे हो रहा था उससे भी अच्छा कॉम्पैक्शन, क्योंकि रोड ही बढ़ रहा है ना, उससे भी अच्छा कॉम्पैक्शन कम वाटर कंटेंट पे हो जाएगा यदि आप उसके ऊपर एनर्जी को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। तो ये रिलेशन भैया आपको ध्यान में रखना है कि एनर्जी का रो डी मैक्स और OMC के साथ में क्या रिलेशन है, ऑन सेम सॉइल। सॉइल क्या होनी चाहिए, वही होनी चाहिए, सॉइल आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए।
देखो ये अपन ने कुछ डायग्राम लगा रखा है, इसके अंदर ये आपकी जीरो एयर वर्ड लाइन, इधर आपका वाटर कंटेंट हो गया, और वाई एक्सिस पे आपका कौन सा हो जाएगा, ड्राई यूनिट वेट आ जाएगा। ठीक है, देखो यहां पे 3 डायग्राम बना रखे हैं, 1 2 3। देखो जिसके अंदर 4 डबले बने हुए हैं उसको क्या लिख दिया अपन ने, लो कॉम्पैक्टिव एफर्ट। जिसके ऊपर सर्कल बना हुआ है उसको क्या लिख दिया, मीडियम कॉम्पैक्टिव एफर्ट। और जिसके ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है उसको अपन ने क्या लिख दिया, हाई कॉम्पैक्टिव एफर्ट। तो कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ने के साथ में आपका रो डी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जो ड्राई यूनिट वेट है वो बढ़ेगा, लेकिन आपका ओएमसी क्या कर जाएगा, कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता है। तो यहां पे अपन ने क्या लिखा, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन मतलब का है कि अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्टिव एफर्ट। जैसे कि अपन ने देखा था ना कि मॉडिफाइड के अंदर जो एनर्जी होती है वो स्टैंडर्ड का कितना होती है, 4.55 टाइम्स। मतलब कॉम्पैक्टिव एफर्ट किसके अंदर ज्यादा है, मॉडिफाइड के अंदर ज्यादा है, स्टैंडर्ड के अंदर क्या है, कम है। ऐसे बात हो रही है। तो यहां पे लिखा अपन ने विद इंक्रीज इन डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, विद इंक्रीज इन डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन गामा डी इंक्रीजेज, ग्राफ के अंदर देखा अपन ने, एंड कंपेरेटिवली ओएमसी डिक्रीजेस। मतलब जो आपका पहले काम ज्यादा वाटर कंटेंट पे हो रहा था उससे भी अच्छा आपको ड्राई डेंसिटी मिल सकता है लोअर वाटर कंटेंट में। कब, यदि आप कॉम्पैक्टिव एफर्ट को इंक्रीज कर दो। द कर्व ज्वाइनिंग गामा डी मैक्स फॉर वेरियस कॉम्पैक्टिव एफर्ट इज कॉल्ड लाइन ऑफ ऑप्टिमम। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या बोला है कि ये अलग अलग आपको जो डायग्राम मिल रहे हैं ना, इसके अंदर ये जो लो डी मैक्स वाले पॉइंट है, ये रो डी मैक्स वाला पॉइंट है, यदि आप इनको मिला दो, यदि आप इनको मिला दो तो ये जो लाइन आती है इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ ऑप्टिमम। लाइन ऑफ ऑप्टिमम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस लाइन के ऊपर जो भी आपके पास में ड्राई डेंसिटीज अवेलेबल होगी उनकी वैल्यू क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। तो ये तो लिखा, द कर्व जॉइनिंग गामा डी मैक्सिमम फॉर वेरियस कॉम्पैक्टिंग एफर्ट इज कॉल्ड लाइन ऑफ ऑप्टिमम, उसको लाइन ऑफ ऑप्टिमम कहते हैं। एंड इट इज पैरेलल टू जीरो एयर वर्ड लाइन। तो जो अपन ने देखो ये जीरो एयर वर्ड लाइन बना रखी है ना, इसके ये पैरेलल होती है, मतलब दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, मतलब एंगल होगा ही नहीं कुछ, पैरेलल रहेगी ऐसे, इस तरीके से रहेगी। ठीक है, और जीरो एयर वर्ड लाइन को अपन क्या बोलते हैं, यहां पे लिखा हुआ है जीरो एयर वर्ड, इसी को अपन क्या बोलते हैं, 100% सैचुरेशन लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 100% सैचुरेशन लाइन बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन इफेक्ट देखते हैं कॉम्पैक्शन का टाइप ऑफ सॉइल के साथ में। टाइप ऑफ सॉइल के साथ में, अब मैंने बोला या तो सॉइल को सेम रखो या कॉम्पैक्टिव एफर्ट को सेम रखो, दोनों को चेंज करोगे तो कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। अब टाइप ऑफ सॉइल को अपन देखते हैं एट सेम कॉम्पैक्टिव एफर्ट, एट सेम कॉम्पैक्टिव एफर्ट। अब देखो मैंने यहां पे 3 सैंपल ले रखे हैं, ये मैंने 3 क्ले के सैंपल ले लिए। ठीक है, एक क्ले का सैंपल है CH, एक क्ले का सैंपल है CI, एक क्ले का सैंपल है CL। ठीक है, अब बताओ CS से क्या मतलब हो गया, CH से मतलब हो गया हाई कंप्रेसिबल क्ले। क्या हो गया, हाई कंप्रेसिबल क्ले। CI का मतलब क्या हो गया, CI का मतलब हो गया मेरे पास में इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले। और Cl का क्या मतलब हो गया, लो कंप्रेसिबल क्ले। आगे बात समझ में। अब देखो इन तीनों के ऊपर मैं समान कॉम्पैक्टिव एफर्ट लगाता हूं। समान कॉम्पैक्टिव एफर्ट का मतलब कि इस पे भी मैंने लगाया 10 नंबर ऑफ ब्लोज, दूसरे सैंपल पे भी लगाया 10 नंबर ऑफ ब्लोज, और तीसरे सैंपल पे भी मैंने लगाया 10 नंबर ऑफ ब्लोज। तीनों पे मैंने सिमिलर नंबर ऑफ ब्लोज अप्लाई किए, सेम नंबर ऑफ ब्लोज अप्लाई किए। अब आपको पता है
कि जो ये CH वाली सॉइल है ना, इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है, ज्यादा। कंप्रेसिबिलिटी क्या है, ज्यादा। अब आप इस पे ऊपर जब लोड अप्लाई करोगे ना 10 का, तो इसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होने का मतलब है कि इसके अंदर वॉइड ज्यादा है, मतलब एयर ज्यादा है। तो आप 10 का लोड लगा रहे हो एक तो CH पे, एक आप 10 का लोड लगा रहे हो Cl पे। अब Cl कैसा है, लो कंप्रेसिबल है, मतलब उसके अंदर पहले से एयर कम है। तो आप 10 का लोड लगाओगे, हो सकता है जितनी एयर हो वो सारी की सारी बाहर निकल जाए। लेकिन हाईली कंप्रेसिबल वाले पे आप जब 10 का लोड लगाओगे तब सारी की सारी एयर बाहर नहीं निकल पाएगी। तो इसका मतलब आप मुझे ये बताओ कि जो आपको आफ्टर कॉम्पैक्शन एट सेम कॉम्पैक्टिव एफर्ट जो आपको रिजल्ट मिलने वाला है, वहां से जो आपको ड्राई डेंसिटी मिलने वाली है वो कहां से ज्यादा मिलेगी। तो आप बोलोगे जिसके अंदर कॉम्पैक्शन के बाद में एयर कम बचेगी, एयर कम बचेगी उसी में क्या मिलेगी, ड्राई डेंसिटी ज्यादा मिलेगी। अब एयर कम किस में बचेगी कॉम्पैक्शन के बाद, Cl के अंदर या CH के अंदर। तो आप बोलोगे सर किसके अंदर बचेगी, Cl के अंदर बचेगी, क्योंकि इसकी कंप्रेसिबिलिटी कैसी है, लो है। इसीलिए इस Cl के अंदर ρd क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। ρd क्या मिलेगा, मैक्सिमम। अब ρd जैसे जैसे बढ़ता है ना, उसी के अकॉर्डिंग ऑप्टिमम मॉइस्चर क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। इधर तो मैं लिख देता हूं वाटर कंटेंट, और इधर मैं क्या लिख देता हूं, ρd लिख दो या फिर गामा डी लिख दो। ठीक है। अब मैंने बोला कि जो आपकी रो कंप्रेसिबल जो आपकी सॉइल होने वाली है, लो कंप्रेसिबल सॉइल के अंदर, लो कंप्रेसिबल सॉइल के अंदर आपका क्या होगा कि समान डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन पे, समान डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन के ऊपर आपको गामा डी मिलने वाला है ज्यादा, मतलब ड्राई डेंसिटी ज्यादा मिलेगी। मतलब जो ये कर्व है, ये कर्व है वो लो कंप्रेसिबल का है कि हाई कंप्रेसिबल का है, तो आप बोलोगे सर लो कंप्रेसिबल का। ठीक है। बीच वाला किसका हो जाएगा, इंटरमीडिएट का, और बॉटम वाला कौन सा हो जाएगा, हाई कंप्रेसिबल का हो जाएगा। ठीक है। तो इधर मैं लिख देता हूं कि नीचे से ऊपर आप जाओगे तो आपकी कंप्रेसिबिलिटी जो होगी, कंप्रेसिबिलिटी होगी वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी एट सेम कॉम्पैक्टिव एफर्ट। कॉम्पैक्टिव एफर्ट को आपको क्या रखना है, उतना ही रखना है। ठीक है। तो यहां से आपको ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम मिलने वाली है लो से, वो ज्यादा रहेगी ρd मैक्स इंटरमीडिएट से, और इंटरमीडिएट वाली उससे भी ज्यादा होगी ρd मैक्स हाई कंप्रेसिबल से। ठीक है। सिमिलरली जो हाई का आपको OMC देखने को मिलेगा, सिमिलरली आपको जो हाई का OMC देखने को मिलेगा वो ज्यादा देखने को मिलेगा किससे, OMC इंटरमीडिएट से, और इंटरमीडिएट का OMC आपको ज्यादा देखने को मिलेगा OMC लो से। तो यहां से आपका रिजल्ट क्या मिलेगा कि यदि सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी, यदि सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी इंक्रीज होगी, कंप्रेसिबिलिटी इंक्रीज होगी, तो देखो ऊपर से नीचे आ रहे हो तो कंप्रेसिबिलिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, तो ऊपर से नीचे आओगे तो ρd क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो आपकी जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है। और लो से हाई की तरफ जाओगे ना, L से H की तरफ, तो OMC क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। OMC क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई यहां। अब मुझे बताओ, ये तो तीनों क्ले के पार्ट थे, जैसे इसको मैं लिख देता हूं Cl, इसको लिख देता हूं Ci, इसको लिख देता हूं CH। अब मान लो सिल्ट हो, तो सिल्ट कहां आएगा, इसके ऊपर कौन आ जाएगा, यहां पे सिल्ट आ जाएगा, क्योंकि सिल्ट के अंदर जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो क्ले से क्या होती है, कम होती है। तो ये आपको कुछ बातें क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। तो यहां पर देखो नेक्स्ट अपन ने क्या लिखा है कि जो आपका जो कॉम्पैक्शन है वो टाइप ऑफ सॉइल के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा। तो इन्होंने देखिए यहां पे क्या लिखा है, वेल ग्रेडेड कोर्स ग्रेन सॉइल विद फाइन्स पार्टिकल,
आपका कैसा है, वेल ग्रेडेड कोर्स ग्रेन सॉइल है, उसके पास में कैसे पार्टिकल है, फाइन पार्टिकल आर फाउंड टू हैव मैक्सिमम गामा डी एट करस्पॉन्डिंग लोअर OMC, क्योंकि जो फाइन पार्टिकल्स की जो आपकी कंप्रेसिबिलिटी होती है ना, जो आपके पास में फाइन पार्टिकल होते हैं, उन फाइन पार्टिकल की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है कंपैरेटिवली कोर्स पार्टिकल्स, क्योंकि कोर्स के अंदर E होता है कम, फाइन के अंदर E होता है ज्यादा। E ज्यादा होता है तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो यही सारी बात यहां पे लिखी है कि कोर्सर के अंदर जो आपका लोअर OMC होगा उसके ऊपर आपको जो गामा डी मिलेगा वो कैसा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, अब जैसे जैसे देखो सॉइल के अंदर आप फाइन्स को बढ़ाओगे, सॉइल के अंदर आप फाइन्स को बढ़ाओगे, ई क्या होगा, इंक्रीज होगा। ई इंक्रीज होने के साथ में आपका जो ड्राई यूनिट वेट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पे अपन ने देखो क्या लिखा है कि विद इंक्रीज इन परसेंटेज फाइननेस इन द सॉइल गामा डी मैक्स डिक्रीजेस। गामा डी मैक्स आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस हो जाएगा। फिर लिखा है पुअरली ग्रेडेड और यूनिफॉर्मली सैंड में लीड टू लोवेस्ट वैल्यू ऑफ ड्राई यूनिट वेट। अब देखो जो आपके पास में पुअरली ग्रेडेड मतलब जिसकी ग्रेडिंग अच्छी नहीं हो रखी हो, या फिर आपकी जो यूनिफॉर्म ग्रेडेड जो सैंड होती है, ठीक है, इसके पास में जो ड्राई यूनिट वेट होता है वो सबसे कम होता है। ड्राई यूनिट वेट क्या होता है, सबसे कम होता है। अब आपको देखो ये एक डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम के अंदर देखो अपन ने वाई पे तो क्या लिखा हुआ है, ड्राई डेंसिटी। वाई पे तो अपन ने क्या लिखा है, इधर ड्राई डेंसिटी लिखा है। ठीक है, एक्स पे अपन ने यहां पे क्या लिख दिया, वाटर कंटेंट लिख दिया, वाटर कंटेंट लिख दिया। ठीक है, इसके बाद में यहां पे यदि आप देखोगे तो तीन डायग्राम देखने को मिलेंगे। ये डायग्राम नंबर 1 है, ये डायग्राम नंबर 2 है, ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम नंबर 3 है। इस फर्स्ट डायग्राम के ऊपर लिखा हुआ है क्ले, क्या लिखा हुआ है, क्ले। दूसरे के ऊपर क्या लिखा हुआ है, सिल्ट। नेक्स्ट के ऊपर क्या लिखा हुआ है, सैंड। ठीक है, उसके बाद में यहां पर एक लाइन बना रखी है, एक लाइन बना रखी है। इस लाइन को अपन ने लिख दिया 100% सैचुरेशन लाइन। क्या लिख दिया, 100% सैचुरेशन लाइन। अब आपको पता है देखो जैसे जैसे आप क्ले से सैंड की तरफ जाओगे तो कोर्सर पार्टिकल बढ़ेंगे या कम होंगे, कोर्सर पार्टिकल बढ़ेंगे। कोर्सर पार्टिकल बढ़ने के साथ साथ जो आपका गामा डी है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। जो ड्राई यूनिट वेट और ड्राई डेंसिटी है वो इंक्रीज होगा। और क्ले से जैसे जैसे आप देखो सैंड की तरफ जा रहे हो, आपका OMC क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम्स की फॉर्म में बता दिया कि टाइप ऑफ सॉइल का जो कॉम्पैक्शन के फैक्टर्स हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट आने वाला है। अब देखो क्ले के केस में क्या होगा। इन केस ऑफ क्ले, जो क्ले है उसके केस में आपका OMC गामा डी ये सब कैसे वेरी करेगा। तो यहां पे लिखा है गामा डी मैक्सिमम डिक्रीज एज प्लास्टिसिटी इंक्रीज है। जो अपन ने पहले डिस्कस किया था कि जैसे जैसे आपकी प्लास्टिसिटी बढ़ती है ना, प्लास्टिसिटी का मतलब वही कंप्रेसिबिलिटी बढ़ती है, मतलब प्लास्टिसिटी इंक्रीजेज, मतलब हाईली कंप्रेसिबल जो क्ले होती है विद हाई प्लास्टिसिटी हैव लो ड्राई यूनिट वेट। उसके पास में जो ड्राई यूनिट वेट होता है वो सबसे क्या होता है, कम। बोले तो CH जो अपन ने लिखा था वो। एंड वेरी हाई ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। और डेंसिटी कम होती है तो आपको ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या मिलता है, ज्यादा। मतलब उस सॉइल के अंदर ज्यादा पानी को ऐड करना पड़ेगा यदि आपको उस कंडीशन की मैक्सिमम वैल्यू के लिए जाना है। तो ये किसकी बात होगी, क्ले की बात होगी। ठीक है, तो यहां पे लिखा है फॉर कॉम्पैक्टिंग क्ले पोजीशन ऑफ द पार्टिकल मस्ट बी चेंज बाय फोर्सिंग द कॉन्टैक्ट पॉइंट along the adjacent surface to position nearly more parallel thereby reducing the volume। अब देखो, अब इस क्ले के अंदर देखो होता क्या है कि जब अपन क्ले का कॉम्बिनेशन कॉम्पैक्शन करते हैं ना, लिखा ना फॉर कॉम्पैक्टिंग क्ले, मतलब क्ले का जब आप कॉम्पैक्शन कर रहे हो, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, जो पार्टिकल्स की पोजीशन है वो किस तरीके से चेंज होती है। तो लिखा मस्ट बी चेंज बाय फोर्सिंग द कॉन्टैक्ट पॉइंट अलोंग
जो कांटेक्ट पॉइंट होते हैं ना क्ले के, उनके ऊपर फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है, किसके ऊपर, एडजेसेंट सरफेस टू पोजीशन नियरली मोर, ठीक है। जैसे कि ये मान लो क्ले के पार्टिकल्स हैं, ये मेरे मान लो क्ले के पार्टिकल्स हैं, तो आप लोगों को यदि इसको कॉम्पैक्ट करना है ना, तो इसके जो आसपास के पार्टिकल्स है ना, उस पार्टिकल्स पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्या अप्लाई करने का, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे क्या हो कि पार्टिकल है वो एक दूसरे के पैरेलल आ जाए, एक दूसरे के क्या आ जाए, पैरेलल आ जाए। क्योंकि जो क्ले के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो राउंडेड ना होके किस शेप के होते हैं, फ्लैकी शेप के होते हैं, ये चपटे होते हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से होता है, चपटे होते हैं। तो अभी मान लो ओरिएंटेशन है ना, वो मान लो कुछ इस तरीके का हो, इनका इस तरीके का हो, ठीक है। और जब देखो यहाँ पे कांटेक्ट पे ये फोर्स लगेगा ना, कांटेक्ट पे फोर्स लगने से क्या होगा, पार्टिकल आपके मोर और लेस पैरेलल हो जाएंगे, और मोर और लेस पैरेलल हो जाएंगे तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो फ्लक्यूलेंट में चेंज होगा। उस समय आपका जो वेट रेशियो वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, और आपका ड्राई यूनिट वेट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखा है यहां पे, एज वी वांट टू अप्लाई लार्ज प्रेशर एट द कॉन्टेक्ट पॉइंट वी जनरली यूज सिर्फ फुट रोलर फॉर कॉम्पैक्टिंग क्ले। और यदि आपको कांटेक्ट के ऊपर, जो कांटेक्ट है ना, जैसे कि मान लो ये मेरे पास में दो पार्टिकल थे, इनके बीच में कांटेक्ट है, इनके कांटेक्ट पे अपन फोर्स अप्लाई करते हैं, जिससे क्या हो, दोनों पार्टिकल पैरेलल हो जाए। और इनको अप्लाई करने के लिए जो अपन ग्राउंड के अंदर इक्विपमेंट यूज करते हैं, उस इक्विपमेंट को अपन क्या बोलते हैं, सिर्फ फुट रोलर बोलते हैं। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि आपके पास में जो क्लेई सॉइल होती है, क्लेई सॉइल का मतलब जो आपके पास में कोहेसिव सॉइल होती है, कौन सी सॉइल होती है, कोहेसिव सॉइल होती है, इनको कॉम्पैक्ट करने के लिए कौन से रोलर का यूज करते हैं, तो अपन बोलते हैं सी फुट रोलर। भेड़ के जो पांव होते हैं ना, उस तरीके का क्या होता है, रोलर, जो क्या करता है, कांटेक्ट के ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है, नीडिंग एक्शन देता है, ठीक है। इन सी फुट रोलर लार्ज लोड ट्रांसफर ओवर स्मॉल एरिया, ठीक है, द ह्यूज प्रेशर इज क्रिएटेड। देखो इस लाइन का मतलब क्या है, अब देखो जो ये सी फुट रोलर होता है ना, इस सी फुट रोलर का यदि मैं साइड व्यू बनाऊं, जैसे कि देखो इस तरीके का रोलर होगा ना, पूरा इस तरीके का, ऐसे ये रोलर होगा, ऐसे इस तरीके का रोलर होगा, ठीक है। यदि मैं इसका साइड व्यू बनाऊं, तो देखो साइड व्यू आपको कैसे देखने को मिलता है कि ये सी फुट रोलर के अंदर ये आपकी स्मूथ सरफेस ऑफ व्हील होती है, ये क्या होता है, व्हील होता है। आगे जो टायर देखा होगा ना आपने रोलर का, इसके ऊपर, अब इस व्हील्स के ऊपर क्या होता है, बाहर की तरफ कुछ ऐसे प्रोजेक्शंस लगे होते हैं, इस तरीके से ये कुछ प्रोजेक्शंस लगे होते हैं। ये मैं किसकी प्रॉपर्टी बता रहा हूं, सी फुट रोलर की प्रॉपर्टी बता रहा हूं। ये मैंने सी फुट रोलर की प्रॉपर्टी बताई, ठीक है। ये तो सीप हो गया, सी फुट हो गया, ठीक है। एक मैं बात करता हूं स्मूथ व्हील वाले की, किसकी बात करता हूं, स्मूथ व्हील वाले की, ठीक है। अब देखो जब ये सी फुट रोलर सॉइल के ऊपर चलेगा, तो सॉइल के जो कांटेक्ट में एरिया आने वाला है, वो कौन सा एरिया आने वाला है, जो ये आउटर प्रोजेक्शंस दिख रहा है, यही तो एरिया आने वाला है, ठीक है। और जब ये स्मूथ व्हील चलेगा, तब कौन सा एरिया कांटेक्ट में आने वाला है, इस व्हील का टोटल एरिया कांटेक्ट में आने वाला है। अब अपन देखो पहले से जानते हैं कि जो प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है, फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इस स्मूथ व्हील का एरिया ज्यादा होगा या प्रोजेक्टिंग, ये बाहर की तरफ प्रोजेक्शन आ रहा ना, आउटर प्रोजेक्शन सी फुट के अंदर, इसका एरिया ज्यादा होगा। तो आप बोलोगे सर एरिया किसका ज्यादा होगा, स्मूथ व्हील का ज्यादा होगा। और इस सी फुट वाले के अंदर जो बाहर की तरफ प्रोजेक्शन है, उसका एरिया क्या होगा, कम होगा। जब एरिया मेरा कम हो जाएगा, जब एरिया मेरा कम हो जाएगा, तो प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा, प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा। और प्रेशर ज्यादा लगने की वजह से, वहां पे नीडिंग होने की वजह से क्या होता है कि जो कोहेसिव सॉइल होती है, उस कोहेसिव सॉइल का क्या पॉसिबल हो पाता है, कॉम्पैक्शन। तो ये जो लाइन लिखी है ना, लार्ज लोड ट्रांसफर ओवर द स्मॉल एरिया, ज्यादा लोड होता है और एरिया क्या रहता है, स्मॉल रहता है, इसीलिए यूज का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, वहां पर जो कॉन्टेक्ट सरफेस है वहां पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये सी फुट रोलर का डायग्राम होता है। आगे अपन पूरा डायग्राम के साथ देखेंगे, अभी होता क्या है ऐसा देख लीजिए।
नेक्स्ट टॉपिक आपके पास में आता है टाइप ऑफ कॉम्पैक्टिंग एफर्ट। टाइप ऑफ कॉम्पैक्टिंग एफर्ट। पहले तो क्या था, पहले तो अपने पास में क्या था, पहले अपने पास में क्या था, अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्टिंग एफर्ट, कि आपको कितने अमाउंट का कॉम्पैक्टिव एफर्ट लगा रहे हो। अब आ रहा है टाइप ऑफ कॉम्पैक्टिव एफर्ट, आप किसके टाइप का लगा रहे हो, मतलब आप वहां पे प्रेशर अप्लाई करने वाले हो या नीडिंग अप्लाई करने वाले हो या फिर आप वहां पे वाइब्रेशन अप्लाई करने वाले हो या फिर आप वहां पे इंपैक्ट अप्लाई करने वाले हो। ठीक है, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट नेचर के क्या है, एप्लीकेशंस है। इनमें से आप कौन सा एप्लीकेशन अप्लाई करने वाले हो, किसके लिए, सॉइल को कॉम्पैक्ट करने के लिए। ठीक है, अब देखो जनरली ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर आपका काम आता है किसके लिए, कोर्स ग्रेन सॉइल को क्लासिफाई करने के लिए, मतलब कॉम्पैक्ट करने के लिए। कोर्स ग्रेन सॉइल बोले तो कोहेजन लेस सॉइल। कौन सी सॉइल, कोहेजन लेस सॉइल। ठीक है, जनरली जो ये आपका नीडिंग है, नीडिंग का मतलब होता है गूंथना। ठीक है, नीडिंग जो होता है वो जनरली यूज आता है फाइन ग्रेन सॉइल के कॉम्पैक्शन के लिए। किसके लिए आता है, फाइन ग्रेन सॉइल। फाइन ग्रेन सॉइल बोले तो कौन सी सॉइल हो जाएगी, कोहेजिव सॉइल। कौन सी सॉइल हो जाएगी, कोहेजिव सॉइल हो जाएगी आपके पास। वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन जनरली यूज आता है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड को, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। और यूनिफॉर्मली में भी मेनली किसको, सैंड को वहां पर कॉम्पैक्ट करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, वाइब्रेटर का यूज करते हैं। और इंपैक्ट का अपन यूज करते हैं कन्फाइनिंग एरिया के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, कन्फाइनिंग एरिया के लिए यूज करते हैं। और इसको आप किसी भी टाइप की सॉइल के लिए यूज कर सकते हो, ऑल टाइप ऑफ सॉइल के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अपने पास में जो एप्लीकेशंस ऑफ या फिर नेचर ऑफ जो फोर्सेज है वो 4 तरीके के, प्रेशर, नीडिंग, वाइब्रेशन, इंपैक्ट। अब ये आपको किस किस के अंदर देखने को मिलते हैं, तो देखो अपने पास में जो रोलर होते हैं वो रोलर मेनली कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। रोलर मेनली कितने तरीके के, 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो रोलर आता है वो होता है स्मूथ व्हील रोलर। ठीक, दूसरा जो रोलर आता है उसका नाम होता है सिप फुट रोलर। क्या नाम होता है, सिप फुट रोलर होता है। ठीक, तीसरा जो आपके पास में रोलर आता है उस रोलर का आपको नाम देखने को मिलता है न्यूमेटिक टायर रोलर। न्यूमेटिक टायर रोलर। ठीक है, उसके पास में जो इंपैक्ट अप्लाई करता है वो इंपैक्ट अपन अप्लाई करवाते हैं या तो हैमर से या फिर अपन अप्लाई करते हैं रैमर से। जो आप स्मॉल कंस्ट्रक्शन के अंदर देखते हो ना, नीचे की तरफ एक लोड लगा रहता है, ऊपर एक क्या लगी रहती है, सॉलिड साफ्ट लगी रहती है, उस साफ्ट को किसी हाइट से गिराई जाती है, गिराने से उसका क्या हो जाता है, कॉम्पैक्शन हो जाता है। ठीक है, अब देखो जो आपका स्मूथ व्हील रोलर होता है ना, इससे अप्लाई होता है प्रेशर। इससे क्या अप्लाई होता है, प्रेशर अप्लाई होता है। ठीक है, आपका जो सी फुट रोलर है, इस सी फुट रोलर से अप्लाई होता है नीडिंग। क्या अप्लाई होती है, नीडिंग अप्लाई होती है। और ये जो न्यूमेटिक टायर रोलर है इससे प्रेशर भी अप्लाई होता है और इससे नीडिंग भी होती है। इससे आपकी नीडिंग भी होती है। नेक्स्ट, वाइब्रेशन किससे अप्लाई करते हैं अपन, वाइब्रेशन अप्लाई करने के लिए एक तो अपने पास में होता है वाइब्रेटरी रोलर, एक तो होता है वाइब्रेटरी, एक आपके पास में होता है प्लेट वाइब्रेटर। ठीक है, एक आपके पास में होता है नीडल वाइब्रेटर। ठीक है, अब ये जो नीडल वाइब्रेटर है ना, इस नीडल वाइब्रेटर को आपने देखा होगा कि कहीं पर भी स्लैब या कॉलम की कास्टिंग हो रही हो, स्लैब या कॉलम की कास्टिंग, वहां पे किसका यूज करते हैं, नीडल वाइब्रेटर का यूज करते हैं कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करने के लिए। सैंड में भी यूज कर सकते हैं।
जनरली अपन जो सैंड में यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, प्लेट वाइब्रेटर। कौन सा यूज करते हैं, तो ये आपको एप्लीकेशन ध्यान रखना है कि कौन से एप्लीकेशन की वजह से मेरा वहां पे क्या होने वाला है, कॉम्पैक्शन होने वाला है। अब ये जो आपके पास में रोलर है, ये रैमर है, ये वाइब्रेटर, ये दिखने में कैसे होंगे, तो एक बार मैं आपको बता देता हूं कि दिखने के अंदर कैसे होते हैं ये आपके। अब देखिए यहां पे आपको ये डायग्राम नंबर 1 दिख रहा होगा, ठीक है। डायग्राम नंबर 1 के अंदर देखो ये आपको एक दिख रहा है रोलर, ये आपका रोलर है। यदि आप इस रोलर के देखो टायर देखोगे ना, टायर बोले तो व्हील देखोगे, इसका जो व्हील होगा ना वो व्हील देखो बिल्कुल स्मूथ दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, स्मूथ, सरफेस पे कोई भी प्रोजेक्शन नहीं है। यदि आप बैक वाला देखोगे वो भी कैसा दिख रहा है, स्मूथ दिख रहा है। तो ये क्या करता है कि इसका व्हील जग का जो भार होता है ना, वेट होता है, उस वेट से ये सॉइल के ऊपर क्या अप्लाई करता है, प्रेशर अप्लाई करता है। और प्रेशर अप्लाई करने से एयर क्या आ जाती है, बाहर। एयर बाहर आ जाती है तो आपका वॉइड रेशियो क्या कर जाएगा, डिक्रीज, और आपका जो ड्राई डेंसिटी है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो ये दूसरा डायग्राम देख रहे होंगे। दूसरे डायग्राम के अंदर यदि आप ध्यान से देखो तो आपको देखो इस टायर के ऊपर देखो कुछ प्रोजेक्शंस देखने को मिलेगा आउटर की तरफ। ये देखो ये आउटर की तरफ प्रोजेक्शन देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रही है, देखो ये प्रोजेक्शंस, ठीक है। ये प्रोजेक्शन जो होते हैं ना, ये सीप फुट की तरह काम करते हैं कोहेसिव सॉइल के अंदर। तो यहां पर इसकी क्या होती है, नीडिंग होती है। क्या होती है, नीडिंग। आप देख रहे हो ना, देखो यहां पे बहुत सारे आपको अंदर की तरफ प्रोजेक्शंस दिख रहे होंगे, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं सीप फुट रोलर। तो जो अभी आपके मैंने ऐसा डायग्राम बनाया था ना, ये वाला, इस डायग्राम में मैंने ये जो आउटर की तरफ ये कुछ बना रखा है ना, ये आउटर की तरफ वाले क्या शो कर रहे हैं, आउटर की तरफ वाले बाहर की तरफ जो प्रोजेक्शंस है इसको शो कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग ये तीसरा देख रहे हो, इसका नाम होता है न्यूमेटिक टायर रोलर। क्या होता है, न्यूमेटिक टायर रोलर। ये देखो ये टायर लगे हुए कि नहीं हुए, इन टायर से नीडिंग भी होती है कंटिन्यूअसली और वहां पर प्रेशर भी अप्लाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग ये देख रहे हो जिसके अंदर देखो एक ये सॉलिड शाफ्ट है और ये देखो नीचे की तरफ अपने वेट लगा रखा है। इसको अपन बोलते हैं रैमर या हैमर। इसको अपन क्या बोलते हैं, रैमर। इसी को अपन बोलते हैं टेम्परिंग रॉड, ठीक है। टेम्परिंग रॉड तो जनरली अपन लैब के अंदर काम करते हैं, लैब के अंदर यूज में लेते हैं। ये आपका क्या हो गया, रैमर हो गया। ये जनरली देखा होगा कि जो घरों के अंदर है ना, अपन जो घरों के अंदर नीचे जो फर्श बनाते हैं, उस फर्श के नीचे जो बेस बनाते हैं, उस बेस को बोलते हैं सोलिंग। क्या बोलते हैं, सोलिंग बोलते हैं। सोलिंग बनाते हैं तो उसके अंदर जो कॉम्पैक्शन किया जाता है वो जनरली इसी से ही कॉम्पैक्शन करते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये दिख रहा होगा वाइब्रेटर। इसके देखो नीचे प्लेट लगी हुई कि नहीं लगी हुई है, ऊपर ये देखो पूरी वाइब्रेटिंग असेंबली लगी हुई है। तो प्लेट से देखो सॉइल वाइब्रेटिंग होती है। तो आप देखो इस प्लेट के बैक में आप यदि सॉइल देखोगे और एक आप फ्रंट में सॉइल देखोगे तो दोनों में देखो आप डिफरेंस देखने को मिलेगा। फ्रंट वाली सॉइल है उसके अंदर देखो आपको बहुत सारे वर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो बैक के अंदर देखो सॉइल क्या हो गई है, स्मूथ हो गई है। क्यों स्मूथ हो गई है, क्योंकि सॉइल का हो गया कॉम्पैक्शन, उसके अंदर जो एयर है वो क्या निकल चुकी है, बाहर। तो इसको बोलते हैं अपन प्लेट वाइब्रेटर। क्या बोलते हैं दोस्त, प्लेट वाइब्रेटर, ठीक है। अब इनका यूज कहां पर है, इनका एप्लीकेशन क्या है, उन सब के बारे में अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो यहां पे मैंने लिख दिया इक्विपमेंट, इधर मैंने लिख दिया कि यहां पे कौन सा एक्शन होगा जिसकी वजह से कॉम्पैक्शन होने वाला है। फिर मैंने यहां पे लिख दिया कि ये कौन सी सॉइल के लिए सूटेबल है, ठीक है। फिर मैंने यहां पर लिख दिया कि ये कौन से कंस्ट्रक्शन के लिए सूटेबल है। आगे बात समझ में कि नहीं है। अब देखो जो आपका स्मूथ व्हील रोलर होता है, जो अभी मैंने दिखा रखा है खट्टा मीठा वाला, वही, ठीक है। उसके अंदर कौन सा एक्शन लगता है, प्रेशर एक्शन लगता है, ठीक है। ये जनरली सूटेबल होता है किसके लिए, आपके कोहेजन लेस सॉइल के लिए। कोहेजन लेस बोले तो क्रस्ड स्टोन। क्रस्ड स्टोन का मतलब है कि पत्थर के टुकड़े हुए रखे हो, बड़ा सा पत्थर था उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया तो क्रस्ड स्टोन, या फिर ग्रेवल, या फिर कोई भी रॉक स्ट्रटा है, मतलब हार्ड स्ट्रटा, उसके अंदर अपन किसका यूज कर लेते हैं, स्मूथ व्हील रोलर का यूज करते हैं। जनरली इसको आपने कहां पे देखा होगा,
रोडवे पे देखा होगा, मतलब कहीं पे हाईवे कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा ना, हाईवे कंस्ट्रक्शन, तो हाईवे कंस्ट्रक्शन पे आप चले जाओ, आपको स्मूथ व्हील रोलर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वहां पे जो बेस बनाते हैं, सब बेस बनाते हैं, उसके अंदर अपन क्या डालते हैं, कोर्सर पार्टिकल्स डालते हैं, कोबल्स लाते हैं, कोबल्स को डालते हैं, वहां बोल्डर्स को लाते हैं, बोल्डर्स को डालते हैं वहां पे। उनके कॉम्पैक्शन के लिए अपन किसका यूज करते हैं, स्मूथ व्हील रोलर का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में आता है सिप फुट रोलर। अभी दिखाया था आउटर की तरफ प्रोजेक्शंस थे कुछ मेरे पास में, उसके अंदर जो एक्शन होता है उसका नाम होता है नीडिंग एक्शन। क्या नाम होता है, नीडिंग एक्शन। इसको जनरली अपन यूज करते हैं कोहेसिव सॉइल के लिए, मतलब सिल्ट या फिर क्ले के लिए, और मेनली अपन बात करें तो किसके लिए यूज कर देते हैं, क्ले के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका देखो यूज कहां पर होता है, इसका आपका यूज होता है कोर ऑफ अर्थ डैम के अंदर यूज होता है। अर्थ डैम का मतलब होता है कि ऐसा, पहले तो डैम क्या होता है, तो डैम होता है कि ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जिसके अंदर अपन पानी को स्टोर कर सकते हैं, मतलब जिसके पीछे अपन क्या कर सकते हैं, पानी को स्टोर कर सकते हैं। तो वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलते हैं, डैम बोलते हैं। ठीक है, अब अर्दन डैम क्यों बोला, क्योंकि ये जो डैम है ये किससे बना हुआ, मिट्टी से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है, अब देखो जो मिट्टी से बना हुआ डैम होता है ना, मिट्टी से बना हुआ डैम होता है, इसके अंदर देखो प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे ही आप इस डैम के अंदर पीछे पानी स्टोर करोगे, ये मैंने पानी स्टोर किया, अब मिट्टी के पास में क्या होता है कि जो वॉइड्स अवेलेबल होते हैं, जो आपके पास में यहाँ पे वॉइड्स अवेलेबल होते हैं, उन वॉइड्स में से धीरे धीरे पानी क्या करता है, पास करना चालू करता है, निकलना चालू करता है, ऐसे निकलना चालू करता है। और जैसे ही आपका इस मिट्टी में से पानी बाहर निकलना चालू करेगा, तो वो वहां पर जो ये डैम है, इस डैम की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा या कम कर देगा, तो आप बोलोगे साहब इस डैम की स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। यदि मान लो ये जो आपको डाउन स्ट्रीम साइड दिख रही है ना, ये डाउन स्ट्रीम साइड यदि गीली हो गई, वेट हो गई, तो हो सकता है कि ये पूरी की पूरी सॉइल कहां गिर जाए, नीचे की तरफ गिर जाए। और डैम के पीछे ऐसे तो है नहीं कि 1-2 बाल्टी पानी भरा रहता है, इसके पीछे जो पानी भरा होता है, इतना पानी होता है कि वो कम से कम उसके आसपास के जितने भी गांव हैं उन सबको डुबा सकता है, इतना पानी भरा होता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये जो पानी अंदर की तरफ जा रहा है, ये पानी अंदर नहीं जाए, इसको बचाने के लिए अपन क्या करते हैं कि ये जो आपका जो अर्दन डैम है ना, इसके बीच में एक क्ले की क्या बना देते हैं, कोर बना देते हैं। इसके बीच में अपन क्या बना देंगे, क्ले की कोर बना देंगे। ये मैंने एक कोर बना दिया क्ले का। अब ये देखो कोर क्या करती है कि जो ये पानी आएगा ना, ये पानी सीप होके इस कोर तक तो आ जाएगा, लेकिन कोर से आगे जा ही नहीं पाएगा। कोर से आगे जा ही नहीं पाएगा तो आगे वाली सॉइल आपकी गीली हो ही नहीं पाएगी। गीली हो नहीं पाएगी तो इस डैम का फेलियर नहीं होगा। तो जो डैम का फेलियर हो रहा है ड्यू टू पाइपिंग, ड्यू टू सीपेज, उसको रोकने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, कोर ऑफ अर्थ डैम। और उसमें कौन सी सॉइल यूज करते हैं, क्ले यूज करते हैं। इसीलिए अपन वहां पर जिस रोलर को यूज करने वाले हैं वो रोलर मेरा कौन सा होता है, सिप फुट रोलर होता है। कौन सा होता है, सिप फुट रोलर। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है न्यूमेटिक टायर रोलर। न्यूमेटिक टायर रोलर, ठीक है, इसके अंदर नीडिंग भी होता है और प्रेशर भी अप्लाई होता है। नीडिंग भी होता है और प्रेशर भी अप्लाई होता है। अब देखो प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो कोर्स के लिए हो जाएगा, नीडिंग हो रहा है तो फाइन के लिए हो जाएगा, मतलब कोहेसिव के लिए हो जाएगा। मतलब ये जो आपका है कोहेजन लेस के लिए भी यूज आ सकता है और कोहेसिव के लिए भी यूज आ सकता है। तो अपन ने क्या लिख दिया, ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल। ठीक है, इसको कहां पर यूज करते हैं, जहां पे अपने को ज्यादा कंस्ट्रक्शन चाहिए। कॉम्पैक्शन क्या चाहिए, ज्यादा, मतलब कोई भी मिट्टी का टुकड़ा अंदर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन पे। तो ऐसा होता है एयरफील्ड्स, हाईवे, होमोजीनियस डैम, ये सब होते हैं वहां पर। अब ये एयरफील्ड्स क्या, जहां पर एयरक्राफ्ट वगैरह लैंड करते हैं। तो आपको पता है कि जब एयरक्राफ्ट लैंड करेगा तो वो सॉइल के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने वाला है। तो उस प्रेशर को कौन बियर करना चाहिए, सॉइल बियर करना चाहिए। अदरवाइज आपका वहां पे जो एयरफील्ड के नीचे जो रनवे बन रखा है, उस रनवे में से सॉइल क्या निकल जाएगी बाहर, वहां से क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। आगे बात समझ में गई। नेक्स्ट आपके पास में रेमर्स, जो मैंने अभी आपको बताया इस तरीके का, ये प्रोजेक्शन होता है बेस में, ऊपर की तरफ शाफ्ट लगी होती है।
इसके ऊपर अपन इंपैक्ट लगाते हैं, मतलब थोड़ा हाइट तक उठा के फिर गिराते हैं, हाइट तक उठा के गिराते हैं, ठीक है। ये भी आपका किसी भी सॉइल के लिए आप यूज कर सकते हो। इसको आप लोग यूज करते हो कन्फाइंड एरिया में, ठीक है, मतलब जो छोटे एरिया हो वहां पर, या फिर जो रिटेनिंग वॉल्स होती है सॉइल को जो अपने पीछे रोक के रखती है, उन रिटेनिंग वॉल्स के अंदर, या जब अपन बेसमेंट बनाते हैं। अब बेसमेंट बनाओगे आप, अब बेसमेंट में आप रोलर तो उतार नहीं सकते हो ना, रोलर नहीं उतार सकते बेसमेंट में, तो वहां पर आप किसका यूज कर लेते हो, रैमर का यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अगला इक्विपमेंट आपका कौन सा आता है, वाइब्रेटर। इसमें कौन सी एक्शन होती है, वाइब्रेशन एक्शन होती है। जनरली इसको किसके लिए यूज किया जाता है, सैंड के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। आप कहां पर यूज कर सकते हो, एम्बैकमेंट ऑफ ऑयल स्टोरेज टैंक। ऑयल को स्टोर करने वाले टैंक बनाते हैं, उसके नीचे का जो एम्बैकमेंट बनाया जाता है उसके अंदर अपन किसका यूज करते हैं, वाइब्रेटर का यूज कर लेते हैं।